topic we are talking about is bronchiectasis. See, what happens in the meaning of the bronchiectasis is there is destruction in the architecture of the respiratory tree. रेस्पिरेटरी ट्री का आर्किटेक्चर खराब हो गया. देखिए नॉर्मली तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्री का जो आर्किटेक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है. ट्रेकिया है, फिर ब्रोंकस है, फिर फर्दर ब्रोंक्यूल, सेगमेंटल ब्रोंक्यूल, आगे आगे चलता रहता है और छोटा टेपर डाउन होता रहता है. जो ल्यूमन है वो छोटा 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 होता जाता है आगे जाते हुए से. लेकिन कभी कभी क्या होता है, व्हेन देयर इज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन. अब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कैसे हो सकता है? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो सकता है अगर कोई ऐसी क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है या कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है. अगर मान लो किसी को क्रॉनिक इन्फेक्शन हो रहा है या रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं लंग के अंदर, तो उस केस में क्या होता है कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होने लग जाता है. जैसे मान लीजिए किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया या सिस्टिक फाइब्रोसिस है या कार्टर जेनर सिंड्रोम है. इन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारा म्यूकस इकट्ठा हो जाता है. द म्यूकस इज देयर इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्री एंड दैट इज हैविंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन. अब आप जरा सोचिए कि अगर बहुत लंबे टाइम तक म्यूकस अंदर रहता है ना, या बार बार इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो रेस्पिरेटरी ट्री का वॉल है ना वो खराब हो जाता है, वो एकदम फ्लफी हो जाता है. अगर वो एकदम से फ्लफी हो जाएगा तो ये रेस्पिरेटरी ट्री थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा. इज गोइंग टू बी डिस्टॉर्टेड, समथिंग लाइक दिस. सो दिस डिस्टॉर्शन इज हैपनिंग बिकॉज यहाँ पे इतने लंबे टाइम तक ये म्यूकस पड़ा हुआ था तो वो गीला गीला हो गया और उसकी वजह से वो वॉल जो है पूरा डिस्टॉर्टेड हो गया. और ये जो डिस्टॉर्शन होता है, distortion of the respiratory tree, this is called as bronchiectasis. Distortion of the respiratory tree is called as bronchiectasis. Right, so we have understood it's because of the chronic inflammation. और chronic inflammation क्यों होगा? chronic infection, recurrent infection की वजह से. इनफैक्ट chronic inflammation just infection की वजह से नहीं होता. chronic infection जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, टीबी. रिकरेंट इन्फेक्शन का एक एग्जांपल हो गया जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस. मैंने जस्ट इससे पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था. सिस्टिक फाइब्रोसिस में बार बार लंग में इन्फेक्शन होता है. क्रॉनिक इन्फ्लामेशन और भी कंडीशन में हो सकता है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस. अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस लंग्स को इन्वॉल्व कर लेता है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगा. मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के लिए इन्फेक्शन का होना जरूरी नहीं है. कॉमन कॉज तो इन्फेक्शन है. अगर लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन होगा तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगा. बट मैं बोल रहा हूँ कि देयर आर सम अदर क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स व्हिच आर नॉन इन्फेक्शियस आल्सो. तो नॉन इन्फेक्शियस कॉज से भी ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है. In India, when it comes to the most common cause of bronchiectasis, obviously it is going to be tuberculosis. Worldwide, most common cause cystic fibrosis. Smokers के अंदर जो most common cause होता है that is going to be the necrotizing infections. The other causes can be parainfluenza, rubella, Mycobacterium avium complex, aspiration pneumonitis, ABPA, allergic bronchopulmonary aspergillosis. So these are some other causes, but the important ones to be remembered, India में most common cause है TB और worldwide most common cause है cystic fibrosis. अब टीबी की वजह से अगर ब्रोंकिएक्टेसिस होता है और कहाँ पे हो रहा है? राइट मिडिल लोब में. अगर टीबी की वजह से राइट मिडिल लोब में ब्रोंकिएक्टेसिस होता है then this is called as Brock syndrome. Called as Brock syndrome. So far what we have understood about bronchiectasis कि respiratory tree का distorted हो जाना, that is called as bronchiectasis. अब वो distortion किस shape में हो रहा है ना, उसके according अलग अलग टाइप के bronchiectasis होते हैं. शेप में किस शेप में हो रहा है उसका मतलब ये है, देखिए नॉर्मली रेस्पिरेटरी ट्री कुछ इस तरीके से, ट्रेकिया, ब्रोंकस, देन ये आगे बाइफर्केट हो रहा है, ब्रोंक्यूल्स, द फर्दर पार्ट, द सेगमेंटल ब्रोंक्यूल्स एंड लाइकवाइज इट इज गोइंग फॉरवर्ड. आप देखो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना वैसे वैसे ल्यूमन कम होता जा रहा है. एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड ल्यूमन कम होता जा रहा है. ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी ट्री है. अब इसमें डिस्टॉर्शन कुछ इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पे जो ल्यूमन है, if you see the lumen here, यहाँ पे ल्यूमन more or less बराबर या ज्यादा होता जा रहा है. ये भी डिस्टॉर्शन है. दिस इज अ सिलेंड्रिकल डिस्टॉर्शन. Here you can see a varicose vein like distortion. Varicose जैसा डिस्टॉर्शन हो रहा है रेस्पिरेटरी ट्री का. यहाँ पे सिस्टिक डिस्टॉर्शन हो रहा है.
सिस्ट जैसा बन रहा है। तो डिपेंडिंग कि डिस्टॉर्शन जो हुआ है उसका शेप कैसा है, उससे उसके बेसिस पे ब्रोंकिएक्टेसिस 3 टाइप का हो गया, सिलिंड्रिकल, वेरिकोज एंड सिस्टिक। इसमें से सबसे खराब प्रोग्नोसिस होता है सिस्टिक का, इट हैज बैड प्रोग्नोसिस, और आई विल से वर्स्ट प्रोग्नोसिस। Instead of poor prognosis, we'll say it is worst prognosis. Cystic will have the worst prognosis. Now coming to clinical features, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि रेस्पिरेटरी ट्री डिस्टॉर्टेड हो गया, बार बार इन्फेक्शन होता है, तो बहुत म्यूकस होता है इनके अंदर। तो इन पेशेंट को देयर इज गोइंग टू बी कफ विद स्पूटम, कफ विद स्पूटम होगा, और यहीं से वो क्वेश्चन बनाते हैं इस स्पूटम से, क्योंकि इनके अंदर जो यहाँ पे म्यूकस इकट्ठा होता है ना, वो बहुत दिन तक पड़ा भी रहता है, बाहर भी आता रहता है। तो बहुत, एक तो बहुत ज्यादा अमाउंट में म्यूकस आता है, जो स्पूटम आता है बहुत ज्यादा आता है, और दूसरा इट्स हैव अ वेरी बैड स्मेल, क्योंकि वो बहुत दिन तक अंदर पड़ा भी रहा है। सो इट्स गोइंग टू बी फाउल स्मेलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्पूटम, फाउल स्मेलिंग large volume. Instead of sometime large volume, they can write the word copious, copious amount of sputum, 500 ml, 1 liter of sputum is coming out every day. It is copious amount of sputum, and because they are having recurrent infection again and again, so they might have fever on and off, right? So the most important thing is this statement: foul smelling, copious amount of sputum, that is going towards bronchiectasis. ब्रोंकिएक्टेसिस के पेशेंट में यू विल हैव अ टिपिकल फाइंडिंग कि ये जो टर्मिनल पार्ट ऑफ द फेलिंग्स होता है वो ऐसे ड्रम स्टिक की तरह ऐसा बड़ा सा हो जाता है। जो जो फेलिंग्स का सबसे लास्ट वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज द क्लबिंग। सो क्लबिंग कैन बी सीन इन ब्रोंकिएक्टेसिस। अब ये जो क्लबिंग का फोटो है ना, ये तो एकदम लास्ट स्टेज ऑफ क्लबिंग है, इतना एडवांस स्टेज है कि बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत आराम से आपको दिख रहा है। ये लास्ट वाला पार्ट है एकदम से ऐसा टर्मिनल ऐसा ड्रम स्टिक की तरह बड़ा सा हो गया है नाखून के वहां पे, राइट? दैट इज वेरी एविडेंट क्लबिंग। बट अर्ली स्टेज ऑफ क्लबिंग इतना आसानी से दिखता नहीं है। अर्ली स्टेज ऑफ क्लबिंग को देखने के कुछ तरीके होते हैं। सो हाउ टू आइडेंटिफाई अर्ली स्टेज ऑफ क्लबिंग? देर आर टू मेथड्स। हम क्या करते हैं, पेशेंट को, हमें लग रहा है ना कि अगर आपको क्लबिंग है, किसी को लग रहा है, तो आप उसको बोलो कि दोनों इंडेक्स फिंगर लो और उन दोनों की नेल प्लेट को ऐसा आपस में चिपका दो। आप अभी करके देखिए, दोनों इंडेक्स फिंगर की नेल प्लेट को ऐसे चिपकाइए, और इन दोनों के बीच में आपको एक छोटा सा स्लिट दिखेगा जहां से लाइट आ रही होगी, छोटा सा स्पेस होगा दोनों के बीच में। ये नॉर्मली सबके अंदर होता है, लेकिन जिनके अंदर क्लबिंग हो जाता है ना, ये स्पेस गायब हो जाता है। सो आपके और मेरे अंदर अगर हम नाखून को इस तरीके से टच कर रहे हैं ना, तो बीच में एक छोटा सा स्पेस ऐसा बन रहा है, इसको हम बोलते हैं शेमरोथ विंडो। शेमरोथ विंडो, this is normally present, but in a patient of clubbing there is loss of Shamroth window. ये Shamroth window का loss हो जाता है। This loss of Shamroth window, this is called as Shamroth sign. So this is one of the early sign of the clubbing, ये Shamroth window नहीं दिखता। दूसरी एक और चीज आप देख सकते हो कि नेल प्लेट और डीआईपी के बीच में ये जो एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड एज लोवी बॉन्ड एंगल। नॉर्मली वो एंगल कुछ इस तरीके से होता है, लेस देन 180 डिग्री होता है, बट इन अ पेशेंट ऑफ क्लबिंग दिस लोवी बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी मोर देन 180 डिग्री। दैट इज द अर्ली स्टेज ऑफ क्लबिंग। सो अर्ली स्टेज ऑफ क्लबिंग को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके और हो गए, द शेमरोथ साइन एंड द लोवी बॉन्ड एंगल विल बी मोर देन 180। अब ऐसा नहीं कि क्लबिंग जो होता है केवल ब्रोंकिएक्टेसिस में होता है, क्लबिंग और भी बहुत सारी कंडीशंस में मिलता है। सो द न्यूमोनिक फॉर दैट इज क्लबिंग इटसेल्फ। क्लबिंग का न्यूमोनिक हो गया क्लबिंग। कैसे? सी से स्टैंड हो गया साइनोटिक हार्ट डिजीज, एल से हो गया लंग एप्सिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स,
जी से हो गया GI मैलिग्नेंसीज, बी से एक और ऐड कर सकते हैं हम, बिनाइन मीजोथीलियोमा। एक्चुअल में मीजोथीलियोमा जो है ना वो बिनाइन होता ही नहीं है, ये केवल इसमें न्यूमोनिक में सेट करने के लिए मैंने बिनाइन वर्ड लिख दिया, अदरवाइज वो बिनाइन नहीं होता है। तो मीजोथीलियोमा, दीज आर द वेरियस कंडीशन वेयर वी हैव द क्लबिंग। अगर आप ये सारे याद कर पाते बहुत अच्छा है, नहीं याद कर पाते तो याद ये रखना है कि किसमें क्लबिंग नहीं मिलता है। द आंसर इज सीओपीडी। सीओपीडी में हमें कभी भी क्लबिंग नहीं मिलता। तो दे आस्क द क्वेश्चन लाइक दिस कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग विल हैव क्लबिंग एक्सेप्ट, सो आई कैन से क्लबिंग is not seen in, that is more important statement. COPD, COPD में क्लबिंग नहीं होता है। अब क्योंकि क्या होता है कि इनके अंदर इतना सारा म्यूकस बन रहा होता है ना, यहाँ पे ये जो म्यूकस होता है ये धीरे धीरे नीचे ड्रेन होके एल्वियोलाई तक भी पहुंच जाता है और ये यहाँ पे भी पड़ा रहता है। तो व्हाट हैपेंस इज व्हेन दिस पेशेंट इज गोइंग टू ब्रीथ, जब एयर अंदर जाएगा, दिस एयर इज गोइंग टू रीच इन दैट एरिया, जब यहाँ पे पहुंचेगा ना तो इस म्यूकस से टकराएगा और इसके अंदर टर्बुलेंस क्रिएट कर देगा। तो हमें क्रेपिटेशन सुनाई देगा जब भी फ्लूइड और एयर मिलता है लंग्स के अंदर, तो क्रेपिटेशन हो जाता है, गुड़ गुड़ करके आवाज आती है। सो ऑन ऑस्कल्टेशन वी विल हैव क्रेपिटेशंस। कोर्स क्रेपिटेशंस विल बी देयर, कोर्स एकदम भारी क्रेपिटेशन सुनाई देते हैं, कोर्स क्रेपिटेशंस विल बी देयर। द इन्वेस्टिगेशन in the chest x-ray we can see that in which zone of the lungs we are having the bronchiectasis। अगर आपको अपर जोन में ब्रोंकिएक्टेसिस के चेंजेस दिख रहे हैं, मतलब कि अपर जोन वाले जो एयरवे है उसके अंदर डिस्टॉर्शन हो रखा है, तो मोस्ट लाइकली इटियोलॉजी इज ट्यूबरक्लोसिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस, अपर जोन में कराता है ये। अगर आपको ये मिड वाले जोन में दिख रहा है देन इट इज मोस्ट लाइकली माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन। अगर आपको लोअर जोन में ब्रोंकिएक्टेसिस के चेंजेस दिख रहे हैं देन द ईटियोलॉजी इज मोस्ट लाइकली एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस, क्योंकि जब एस्पिरेशन होता है तो ग्रेविटी की वजह से मेजोरिटी ऑफ द एस्पिरेट गोज इन द लोअर लोब्स। सो एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस में वी विल हैव द ब्रोंकिएक्टेसिस इन द लोअर जोन। अगर आपको ये प्रॉक्सिमल एयरवेज में, यहाँ पे प्रॉक्सिमल एयरवेज में अगर ब्रोंकिएक्टेसिस दिख रहा है, प्रॉक्सिमल जोन में दिख रहा है, देन मोस्ट लाइकली इट इज एबीपीए, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। दिस इंफॉर्मेशन इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यू परस्पेक्टिव। वो ये बोलते हैं कि हमने एक्सरे किया और एक्सरे के अंदर हमको ब्रोंकिएक्टेसिस के चेंजेस दिख रहे हैं, अपर जोन में दिख रहे हैं, मिड जोन में दिख रहे हैं, एंड दे आस्क द ईटियोलॉजी। सो वी शुड नो दैट अपर जोन में है तो मोस्ट लाइकली क्या होगा, मिड जोन में तो मोस्ट लाइकली क्या होगा। When it comes to the investigation of choice, the investigation of choice is going to be the HRCT thorax. The HRCT will be able to see the bronchiectasis changes. अब देखिए HRCT के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि इफ यू सी द नॉर्मल एयरवे, तो क्या होता है एयरवे जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते हैं ना हम, तो एयरवे छोटा 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 होता जाता है, राइट। दिस इज हाउ द नॉर्मल HRCT ऑफ द थॉरेक्स इज गोइंग टू लुक लाइक। हियर यू कैन सी द प्रॉक्सिमल एयरवेज आर लार्जर देन, जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना छोटा 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 पतला पतला होता जाएगा, दिस इज नॉर्मल। बट अगर आप ब्रोंकिएक्टेसिस में देखोगे, ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या होगा कि बीच बीच में आपको डिस्टल एरियाज में भी एबनॉर्मली डिस्टेंडेड एयरवेज दिखेंगे, आपको बड़े बड़े एयरवेज दिखेंगे। हियर यू कैन सी इन द डिस्टल एरिया यू कैन सी अ लार्ज एयरवे, हियर यू कैन सी अ लार्ज एयरवे। और ये जो एयरवे है ना ये कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं। आई जस्ट जूम इन दिस एरिया एंड इफ यू सी हियर, ये देखिए आप, ये ऐसा लग रहा है रिंग के जैसा दिख रहा है, अंगूठी के जैसा दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड एज सिग्नेट रिंग अपीयरेंस। सिग्नेट रिंग अपीयरेंस। Here you can see this particular finding in radiology books। ये वाला जो दिख रहा है abnormally distended airway दिख रहा है, that is called as the tram track appearance। So the tram track appearance that is there, if you see here, this particular finding is called as the tree of bud appearance।
So these are the various changes that you might see in the HRCT, the signet ring appearance, tram track appearance, tree of bud appearance. But जो important है that is the signet ring and tram track to be remembered. When it comes to treatment, अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ब्रोंकिएक्टेसिस में एयरवे खराब हुए किसी पर्टिकुलर अंडरलाइंग पैथोलॉजी की वजह से, तो उसको हमें ठीक करना है. अगर टीबी की वजह से हुआ है तो टीबी को ठीक करना है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी है. सो द ट्रीटमेंट इज ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज. अंडरलाइंग कॉज को तो ठीक करना ही करना है. साथ में वी नीड टू गिव म्यूकोलाइटिक देना है जिससे कि म्यूकस बाहर आ पाए. प्लस वी नीड टू गिव एंटीबायोटिक बिकॉज इसके अंदर रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं ना, तो वी नीड टू गिव एंटीबायोटिक. प्लस पोस्चुरल फिजियोथेरेपी. अब ये पोस्चुरल फिजियोथेरेपी क्या होता है, हम पेशेंट को कुछ इस तरीके से प्रोन पोजीशन में लेटा देते और उसके पीठ पे टैप करते, पीठ पे मारते हैं ऐसे. तो उसकी वजह से क्या होगा, जब उसकी पीठ पे आप मारोगे ना तो यहाँ पे जो भी म्यूकस है उसके अंदर, लंग्स के अंदर, वो ड्रेन होगा एंड दैट विल स्टार्ट कमिंग आउट. जो भी म्यूकस यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है वो ड्रेन होके बाहर आने लगेगा जब आप उसको मारोगे. दिस पोस्चुरल फिजियोथेरेपी इज टू इंक्रीज द excretion or the clearance of the mucus. म्यूकस के क्लियरेंस को बढ़ाता है. सो ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. हमको अंडरलाइंग डिजीज को ठीक करना है प्लस म्यूकस को क्लियर करना है. When it comes to the most common cause of death in bronchiectasis, तो देखिए क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हियर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हार्ट. This is the right ventricle, the right atria, the left ventricle, left atria. The right ventricle is pumping the blood in the pulmonary artery, and this pulmonary artery is going all the way to the lungs. जिनका ब्रोंकिएक्टेसिस होता है तो ब्रोंकिएक्टेसिस की वजह से लंग्स खराब होने लग जाते हैं, लंग्स स्टिफ होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं. दे डू नॉट रिसीव द ब्लड इजीली, क्योंकि वो इतने स्टिफ हो गए, खराब हो गए, वो ब्लड को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे. तो राइट वेंट्रिकल को बहुत काम करना पड़ता है ब्लड को पुश करने के लिए, बिकॉज द लंग्स बिकम स्टिफ, लंग्स खराब हो गए, दे आर नॉट रिसीविंग द ब्लड इजीली. राइट वेंट्रिकल पे स्ट्रेन आ जाता है. सो आई कैन से अगर किसी को ब्रोंकिएक्टेसिस है, bronchiectasis is a chronic pulmonary disorder. Because of that, the lungs become stiff. So ultimately, there is a strain on right ventricle. राइट वेंट्रिकल पे स्ट्रेन आ जाता है, बहुत काम करना पड़ता है. राइट वेंट्रिकल बहुत काम करेगा तो इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है. राइट वेंट्रिकल बहुत काम करेगा, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो गई, और एक दिन ऐसा आएगा कि राइट वेंट्रिकल कहेगा कि मैं अब और पंप नहीं कर सकता, राइट वेंट्रिकल खराब हो जाएगा. देयर इज राइट वेंट्रिकल फेलियर. तो आप देखो, प्रॉब्लम तो पल्मोनरी थी और अल्टीमेटली हार्ट फेल हो रहा है. इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कोर पल्मोनल. पल्मोनरी पैथोलॉजी थी और अल्टीमेटली कार्डियक मैनिफेस्टेशन आ गया. दिस इज रेफर्ड एज कोर पल्मोनल. सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन ब्रोंकिएक्टेसिस इज कोर पल्मोनल. कार्डियक और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से अल्टीमेटली कार्डियक फेलियर हो रहा है. दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ. यहीं पे हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ लेते हैं. मैंने आपको बताया कि इन पेशेंट की सिटी स्कैन के अंदर हमारे को ये सिग्नेट रिंग अपीयरेंस दिखता है. सिग्नेट रिंग अपीयरेंस होता है. ये सिग्नेट रिंग अपीयरेंस और भी कंडीशंस में हमें दिखता है. सिटी की स्कैन की बात नहीं कर रहा हूँ. हमें सिग्नेट रिंग अपीयरेंस ब्लड पेरिफेरल ब्लड फिल्म में भी दिख सकता है. देखिए यहाँ पे अंगूठी जैसा दिख रहा है. दिस इज द सिग्नेट रिंग अपीयरेंस इन द पेरिफेरल ब्लड फिल्म. अगर पेरिफेरल ब्लड फिल्म में सिग्नेट रिंग अपीयरेंस दिख रहा है, दिस इज सजेस्टिव ऑफ प्लाज्मोडियम फेल्सीपेनम इन्फेक्शन. प्लाज्मोडियम फेल्सीपेनम में सिग्नेट रिंग दिखता है आरबीसीज के अंदर. सिग्नेट रिंग अपीयरेंस हमें एक और कंडीशन में देखने को मिलता है. गाइनी में आपने पढ़ा होगा या फिर सर्जरी में भी. इट इज सीन इन द बायोप्सी ऑफ अ कैंसर, द एडिनोकार्सिनोमा ऑफ स्टमक. ये ओवरी के अंदर मेटास्टेसाइज हो सकता है. जब ये ओवरी के अंदर मेटास्टेसाइज हो जाता है स्टमक कैंसर, दैट इज कॉल्ड एज द कुकेनबर्ग ट्यूमर.
तो उसके अंदर भी हमें सिग्नेट रिंग अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो सिग्नेट रिंग अपीयरेंस 3 जगह आता है मेडिकल साइंस में। एक आता है सीटी स्कैन में, दैट इज द ब्रोंकिएक्टेसिस। अगर पेरिफेरल ब्लड फिल्म आरबीसी की बात करें तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, एंड बायोप्सी ऑफ अ कैंसर देन इट इज द क्रूकेनबर्ग ट्यूमर और द एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द स्टमक। The last point in the bronchiectasis chapter, the normal, for example, there is a patient, what happened is he developed fibrosis, उसको फाइब्रोसिस हो गया। अब जैसे फाइब्रोसिस जब भी होता है ना, तो वहां पे क्या होता है, ऐसे फाइब्रोटिक सेप्टास बन जाते हैं लंग्स के अंदर अलग अलग जगह पे, कुछ इस तरीके से देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रोटिक सेप्टास, समथिंग लाइक दिस, जो एक जगह से चालू हो रहे दूसरी जगह तक जा रहे हैं, और ऐसे फाइब्रोसिस के सेप्टा बन जाते हैं जो 2 पॉइंट पे अटैच करके उनको खींच के रखते हैं। अब अगर मान लीजिए एक फाइब्रोटिक सेप्टा है जो यहाँ से चालू हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड इट इज अटैच्ड ऑन द पेरिफेरल वॉल ऑफ अ रेस्पिरेटरी ट्री, वहां पे जाके अटैच हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से इसको खींचेगा। तो नॉर्मली हमारा रेस्पिरेटरी ट्री इज लाइक अ पाइप। आप जस्ट इमेजिन करो, एक पाइप है, उसको बाहर से हमने एक सेप्टा चिपका दिया और उससे बाहर से खींच रहे, तो वो जो रेस्पिरेटरी ट्री का जो पाइप है ना, वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। वो डिस्टॉर्टेड कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, क्योंकि यहाँ से वो फाइब्रोटिक सेप्टा चिपका हुआ था और इसने इसको पुल कर लिया, और जैसे ही इसको पुल करेगा तो डिस्टॉर्शन आ गया। तो यू कैन सी देयर इज अ डिस्टॉर्शन इन द रेस्पिरेटरी ट्री, तो ये दिस इज कॉल्ड एज ब्रोंकिएक्टेसिस। सो द डायग्नोसिस इज बेसिकली इस पेशेंट को ब्रोंकिएक्टेसिस हो गया टेक्निकली, तो ये रेस्पिरेटरी ट्री जो है वो डिस्टॉर्टेड हो गया। अब इस पेशेंट में प्रॉब्लम अंदर की तरफ नहीं है, ल्यूमन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम थी बाहर, कि बाहर से किसी ने खींच दिया। अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे ना, टीबी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसके अंदर तो म्यूकस अंदर इकट्ठा हो रहा था और वॉल को गीली करके उसको फ्लफी कर दिया था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बाहर से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जब इस पेशेंट को कफ आएगा ना, क्योंकि इसको तो ल्यूमन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब ये पेशेंट कफ करेगा, दिस इज गोइंग टू बी अ ड्राई कफ। इसके अंदर ल्यूमन के अंदर तो कोई म्यूकस नहीं है ना, ये एक ऐसा ब्रोंकिएक्टेसिस होता है जिसमें ड्राई कफ होता है। बाकी सारे ब्रोंकिएक्टेसिस में तो मैंने कहा लार्ज अमाउंट ऑफ फाउल स्मेलिंग स्पूटम आता है, इसके अंदर ड्राई कफ आएगा। दिस इज कॉल्ड एज ब्रोंकिएक्टेसिस सिक्का, कॉल्ड एज ब्रोंकिएक्टेसिस सिक्का। तो ड्राई ब्रोंकिएक्टेसिस भी हो सकता है, दैट इज सीन इन फाइब्रोसिस। इनफैक्ट कभी कभी टीबी में भी फाइब्रोसिस हो जाता है। तो आप देखो, टीबी की वजह से, TB is leading to traction bronchiectasis. TB can lead to traction bronchiectasis. अगर TB की वजह से this traction bronchiectasis happening, that is called as bronchiectasis sicca. Sicca means dry. So bronchiectasis में जनरली तो लार्ज अमाउंट ऑफ कोपियस स्पूटम होता है, बट एक कंडीशन ऐसी जिसमें ड्राई स्पूटम आता है bronchiectasis में, that is fibrosis and that is called as bronchiectasis sicca. उसके अंदर पाइप के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए जब पेशेंट खांसेगा ना तो कुछ नहीं आएगा, प्रॉब्लम है बाहर। रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, ल्यूमन के अंदर प्रॉब्लम नहीं, बाहर से कुछ खींच रहा है, सो दैट इज ब्रोंकिएक्टेसिस सिक्का। एक बार समराइज कर लेते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस को, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। ब्रोंकिएक्टेसिस मींस डिस्टॉर्शन ऑफ द एयरवे। Distortion of the airway is because of chronic inflammation. Chronic inflammation can be because of some infections or maybe because of inflammatory disorders. Then the most common cause is TB. Worldwide is cystic fibrosis. Different types का distortion हो सकता है। Worst होता है cystic. लार्ज अमाउंट ऑफ फॉल स्मेलिंग स्पूटम आता है, क्लबिंग देखने को मिलता है, क्रेपिटेशंस आते हैं, एंड एक्सरे के अंदर हमें ये देखना होता है कि ब्रोंकिएक्टेसिस के चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, उससे हमें थोड़ा ईटियोलॉजी का आइडिया लग जाता है। When it comes to investigation of choice, that is SRCT, उसके अंदर सिग्नेट रिंग अपीयरेंस आएगा, ट्रामट्रिक अपीयरेंस आएगा, ट्री इन बड अपीयरेंस आएगा, ट्री ऑफ बड अपीयरेंस आएगा। ट्रीटमेंट में ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज एंड म्यूकोलाइटिक देना है। इस पेशेंट्स के पल्मोनरी प्रॉब्लम की वजह से अल्टीमेटली राइट वेंट्रिकल खराब हो जाता है। राइट वेंट्रिकल को बहुत काम करना है ब्लड को भेजने के लिए, एक दिन राइट वेंट्रिकल फेल हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कोर पल्मोनल। देन सिग्नेट रिंग और भी कंडीशंस में आता है, जैसे मलेरिया में आ सकता है, क्रूकेनबर्ग ट्यूमर में आ सकता है। एक ऐसी कंडीशन होती है ब्रोंकिएक्टेसिस जिसमें ड्राई ड्राई कफ आता है, दैट इज ब्रोंकिएक्टेसिस सिक्का। लेट्स समराइज द 3 disorders. The primary ciliary dyskinesia, that is called as Carter-Jenner syndrome. The main pathology is the defect of the dynein arm. Dynein arm of the cilia is defective. इस पेशेंट में इनफर्टिलिटी होती है ड्यू टू एस्थेनोस्पर्मिया, स्पर्म का मूवमेंट कम हो जाता है, एस्थेनोस्पर्मिया is also called as Carter-Jenner syndrome.
हम लास्ट वाले चैप्टर और इस चैप्टर की समरी एक साथ लिख रहे हैं एक्चुअली. सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्रोमोसोम नंबर 7 पे प्रॉब्लम है. देयर इज अ म्यूटेशन ऑफ द CFTR जीन which is located at delta F508 लोकेशन. इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं दैट इज द स्वेट क्लोराइड टेस्ट. और इसके अंदर जो इनफर्टिलिटी होती है दैट इज एजूस्पर्मिया, मतलब कि स्पर्म होता ही नहीं है, क्योंकि वास्ट डिफरेंस ही नहीं होती. इन पेशेंट के अंदर ऐसा देखा जाता है जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है उनके अंदर वास्ट डिफरेंस बाई बर्थ होती ही नहीं है, तो स्पर्म सीमन में आता ही नहीं है, जीरो स्पर्म होता है. When it comes to bronchiectasis, the most common cause in India is TB. Worldwide is cystic fibrosis. The worst type is cystic. Clinical feature is large, foul-smelling sputum. The investigation of choice is HRCT, where we are going to have the signet ring opinions or Tram-Trek opinions. अगर टीबी की वजह से राइट मिडिल लोब में ब्रोंकिएक्टेसिस होता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रोक सिंड्रोम. ब्रोक सिंड्रोम, right? So this is all about these three disorders: cystic fibrosis, bronchiectasis, and the primary ciliary dyskinesia, which is also called as the Carter-Jenyns syndrome. Thank you.